निश्चय एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 30 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इस्तांबुल कन्वेंशन जो कभी-कभी समाचार में चर्चा में रहता है, संबंधित है किससे? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से, राजनीतिक भागीदारी से, मानवाधिकार से या वैश्विक जलवायु परिवर्तन से? पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में पोलैंड द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय लिया गया। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, इस्तांबुल कन्वेंशन महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को रोकने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये मानव अधिकारों से संबंधित है। पोलैंड इससे अलग हो गया। पोलैंड के कुछ कारण हैं जो अपने काम के नहीं है, इन्हें आप पढ़ लेना। मेन चीज यह है कि इस्तांबुल कन्वेंशन से पोलैंड अलग हुआ है और इस्तांबुल कन्वेंशन चर्चा में है। इस्तांबुल कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू हिंसा के खिलाफ यूरोपीय परिषद की मानवाधिकार संधि है। यूरोपीय परिषद की मानवाधिकार संधि जिसे इस्तांबुल, जो कि कहाँ स्थित है, तुर्की में 11 मई 2011 को हस्ताक्षर किया गया था। पूरा नाम है इसका महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने हेतु यूरोपीय समझौता, लेकिन संक्षेप में इसको क्या बोल देते हैं, इस्तांबुल कन्वेंशन। कुछ और छुटपुट की बातें हैं, इन्हें आप पढ़ लेना। जैसे जो भी देश इस पे हस्ताक्षर करता है उसके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है, बाकी हमारे काम का नहीं है इसमें। तो इस्तांबुल कन्वेंशन किससे संबंधित है? मानवाधिकार से संबंधित है, महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, भारत के संविधान में अच्छी तरह परिभाषित किया गया। नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न केवल स्वयं बल्कि पूरे देश में कार्य करने वाले न्यायाधीकरणों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। कोई ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी तभी वो दंड दे पाएगा, अन्य किसी कोर्ट की अवमानना पे भी सुप्रीम कोर्ट दंड दे सकता है। ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट। देखेंगे अभी सही है या गलत है। नागरिक अवमानना का अर्थ है एक ऐसा कार्य जो किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। अगर कोई न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहा है किसी अन्य प्रकार से, तब वो नागरिक अवमानना कहलाएगी। ये क्यों चर्चा में है? हाल ही में प्रशांत भूषण द्वारा पिछले 2 माह में किए गए 2 ट्वीट्स का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी और अदालत ने इस याचिका को संज्ञान में लेते हुए प्रशांत भूषण के लिए न्यायालय की अवमानना नोटिस जारी करा है। इस वजह से न्यायालय की अवमानना चर्चा में है। प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े तथा पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों के अधीन अदालत के सामान्य कामकाज के बारे में टिप्पणी की थी। उच्चतम न्यायालय ने इसे प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना माना और इसके लिए इन्हें नोटिस जारी किया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 न्यायालय की अवमानना से संबंधित है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने की शक्ति देता है। ये न्यायालय न केवल अपनी अपमानना पर बल्कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना पर भी न्यायालय की अवमानना के तहत दंडित कर सकते हैं। ये लिखा है 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसके पास न केवल स्वयं की बल्कि पूरे देश में उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। भारत में न्यायालय की अवमानना 2 प्रकार की होती है, एक सिविल अवमानना और एक आपराधिक अवमानना। न्यायालय का कोई आदेश है, डिग्री है, रिट है, उसका उल्लंघन आदि करना सिविल अवमानना कहलाता है, जबकि न्यायालय की किसी कार्रवाई की निंदा करना, उसमें हस्तक्षेप करना, बाधा डालना, ये सब आपराधिक अवमानना के तहत आता है। देखते हैं तो हमारा प्रश्न क्या था। न्यायालय की अवमानना शब्द भारत के संविधान में अच्छी तरह परिभाषित है, ये गलत है। उल्लेखित तो है, लेकिन न्यायालय की अवमानना क्या होती है वो अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, गलत हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न केवल स्वयं बल्कि पूरे देश में कार्य करने वाले न्यायाधिकरणों को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में ऐसा कहा है। नागरिक अवमानना का अर्थ है ऐसा कोई भी कार्य जिसके तरीके से न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप होता हो, ये गलत है। 2 प्रकार की अवमानना है हमारे यहाँ, सिविल अवमानना, आपराधिक अवमानना। वो क्या होती है वो हमने पीछे समझ लिया। तो इसमें तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। सही आंसर क्या है? केवल 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल 2। नेक्स्ट,
किफायती एवं मध्य आय आवास के लिए स्पेशल विंडो SWAMIH फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये फंड एक श्रेणी 2 का AIF डेप्ट फंड है, वैकल्पिक निवेश कोष फंड है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है श्रेणी 2 वाला। इस फंड के निवेश प्रबंधक वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग के सचिव होते हैं। ये दो बातों के बारे में जानकारी करनी है। पहला, ये सेकंड श्रेणी का AIF डेप्ट फंड है और दूसरा इस फंड के निवेश प्रबंधक वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग के सचिव होते हैं। देखते हैं तो ये चर्चा में क्यों है। किफायती एवं मध्य आय आवास के लिए स्पेशल विंडो, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ये एक निधि है जिसके तहत अब तक 81 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये जानकारी दी गई है मंत्रालय के द्वारा, जिसके वजह से चर्चा में है। और इन्होंने कहा है कि इसके माध्यम से लगभग 60,000 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा। कौन से घर? अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019 में इस विंडो को, इस डेप्ट फंड को बनाने की अनुमति दी थी और इसका निर्माण पंजीकृत किफायती एवं मध्यम आय वर्ग की आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया गया था। यह परियोजना धन के अभाव में रुकी हुई थी, जिसके लिए अब सरकार ने बताया है कि ऐसी 81 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस फंड को सेबी के अंतर्गत कैटेगरी 2 के AIF में रखा गया है। मतलब पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये श्रेणी 2 का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। इस फंड का निवेश प्रबंधक SBI कैप वेंचर्स है, तो वो गलत हो जाएगा जो दूसरा स्टेटमेंट था। इसका निवेश प्रबंधक कौन है? SBI कैप वेंचर्स। ये है क्या SBI कैप वेंचर्स? एक कंपनी है, सहायक कंपनी, SBI कैपिटल मार्केट्स की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। भारत सरकार की ओर से इस कोष के प्रायोजक, इसके स्पॉन्सर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव होते हैं। वहां लिखा है कि ये इसके प्रबंधक होते हैं, प्रबंधक नहीं होते, इसके स्पॉन्सर होते हैं, प्रायोजक होते हैं। देखते हैं तो सही आंसर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये सेबी के श्रेणी 2 के AIF डेप्ट फंड है। इसके निवेश प्रबंधक वित्त मंत्रालय की, ये गलत है। निवेश प्रबंधक कौन है इसका? SBI कैप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? कौन से सही है? केवल एक सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। प्रसिद्ध स्थान और नदी। नागपुर, नाग नदी यहां से होती हुई जाती है। पंढरपुर से चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली से कावेरी। देखते हैं तो कौन सा कथन सही है और चर्चा में क्यों है। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नाग नदी की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि औद्योगिकरण ने नाग नदी को शापग्रस्त महिला के रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये नदी महाराष्ट्र के नागपुर शहर से होकर बहती है और इसी नदी के नाम पर इस शहर का नाम नागपुर पड़ा है, जिस वजह से जिसके कारण ये चर्चा में है। नाग नदी को शापग्रस्त महिला की संज्ञा दी है बॉम्बे उच्च न्यायालय ने। बाकी नाग नदी का उद्गम कहाँ से होता है सब हमारे काम का नहीं है, इतने से आपका काम चल जाएगा। पंढरपुर ठीक है, वहां से चंद्रभागा नदी जाती है और तिरुचिरापल्ली से कावेरी नदी जाती है। तब इसमें तीनों ही सही मैच हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? D 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस पे अभी हमने 1-2 दिन पहले भी प्रश्न देखे थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 20 के दौरान वन क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल देश हैं। इनमें से कौन कौन से उन शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं जहां सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। देखते हैं तो चर्चा में तो हमको पता ही है। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 जारी करा है। फाओ प्रत्येक 5 वर्ष में यह आकलन रिपोर्ट जारी करता है। जैसे अपने यहाँ वन संसाधन रिपोर्ट जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष में, वैसे फाओ के द्वारा जारी की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष में। अभी 2020 में जारी करी गई है, उससे पहले 2015 में जारी की गई थी, पहले भी देख चुके हैं हम इसको। तो जो 20 वाली रिपोर्ट है, इसमें जिन देशों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है उनमें शीर्ष वृद्धि वाले पे नंबर 1 पे चीन है, 2 पे ऑस्ट्रेलिया, 3 पे भारत। ये हमारे लिए काम का है क्योंकि 2015 वालों में भी भारतीय वन क्षेत्र में वृद्धि हुई थी, लेकिन वृद्धि होने वाले देशों में वो 8वें स्थान पर था।
2015 वाली रिपोर्ट में, और वो 2020 वाली रिपोर्ट में किसवें स्थान पे आ गया, तीसरे स्थान। इसलिए क्रम वाला प्रश्न बनाया गया है। तो पहले पे चीन है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत तीनों ही शीर्ष 5 में शामिल हैं, और यही क्रम भी है इनका। यही पूछा है कौन कौन शीर्ष 5 में शामिल है, तो तीनों शामिल है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 एंड 3। अगर ये क्विज आपको पसंद आती है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे इसका लिंक दिया हुआ है, इसे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।